नमस्कार, विकलेश हूँ मैं। और आज शुरुआत हम वहाँ से नहीं करेंगे कि जहाँ भीड़ खड़ी है। पूरा का पूरा सोशल मीडिया, पूरी न्यूज़ स्ट्रीम, पूरा बहस का बाजार एक ही नाम से भरा पड़ा है, ज़ोहरान ममदानी। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर। बहस बहुत है, भावनाएं बहुत हैं, लेकिन दृष्टि बड़ी कम है। दोस्तों, जब दुनिया एक तरफ दौड़ रही हो तो ये समझ लीजिए कि दूसरी तरफ खामोशी में कुछ कहानी छुपी होती है। और आज हम उसी तरफ चलेंगे। सबसे पहले तस्वीर को समझिए। ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। देश भर में हड़कंप मच गया और न्यूज़ डिबेट्स चल उठे, थंबनेल चमके, रेड अलर्ट है, न्यूक्लियर ब्लास्ट होने वाला है, डर, सेंसेशन, शोर। लेकिन सवाल ये नहीं कि टेस्ट हुआ या नहीं, सवाल ये नहीं कि टेस्ट हुआ या नहीं, सवाल ये है कि ये बयान क्यों आया। बयान कभी सीधे नहीं आते, बयान होते हैं संकेत, और संकेत कभी छोटे नहीं होते। वे बताते हैं कि बड़ी चाल चली जा चुकी है। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नहीं है, ये न्यूक्लियर किराएदार है। और अब इसे कहानी के रूप में समझते हैं। मान लीजिए एक घर है और घर पे किसी का नाम लिखा है और लोग मानते हैं कि मालिक वही है जिसका नाम लिखा है, पर असल में ताला और उसकी चाबी किसी और के पास है। और इसी तरह पाकिस्तान का एक परमाणु घर है, बम उसकी धरती पर रखे हुए हैं, पर ताला, पासवर्ड और अंतिम अनुमति किसी और के हाथ में है। सोचिए कुछ पल के लिए, जब कोई देश अपनी रक्षा प्रणाली पर खुद पूर्ण नियंत्रण नहीं रखता तो उसकी स्वतंत्रता कितनी वास्तविक हो सकती है। लेकिन ये केवल टेक्निकल नहीं, ये पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक है। किसने, कब और किसे एसेट्स दे दिए, क्योंकि एक समय दुनिया का नक्शा ठीक उसी तरह से बनाया गया था जैसे चाहते थे। ठीक है, अब थोड़ा इतिहास की तरफ नज़र डालते हैं। जब शीत युद्ध चल रहा था, उस समय में अमेरिका ने साउथ एशिया को एक ऐसे मोड़ पर रखा था जहां पर वो सोवियत पर प्रभाव से लड़ सके। पाकिस्तान को वो बेस बनाना चाहता था और यहीं से कई चीज़ें जन्मी। रक्षा सहयोग, तकनीकी समर्थन और समय के साथ कुछ ऐसी व्यवस्था जिसे बदलना आसान नहीं रहा। और ये व्यवस्था आज भी काम कर रही है। ये व्यवस्था आज भी काम कर रही है। फॉर्मल बातें चाहे अलग हो, पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नेटवर्क है ये वही है। तो जब कोई कहता है कि पाकिस्तान के पास बम है तो ये सच है, ये बिल्कुल सच है। पर सवाल ये है कि उन बमों का अंतिम निर्णय किसके पास है। ये वह सवाल है जिसे अक्सर खबर की हड़बड़ी में दौड़ते हुए लोग नहीं पूछते। और यही कारण है जब भारत किसी कदम की ओर बढ़ता है तो केवल पाकिस्तानी रिएक्शंस तक मामला सीमित नहीं रहता। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर एक और आवाज़ उठती है जो कहती है कि रुको, कंप्रोमाइज़ करो, बहस को शांत करो। और कभी कभी ये आवाज़ें सीधी नहीं आती, वे संकेतों के रूप में आती हैं, ट्वीट्स के रूप में आती हैं, बयान के रूप में आती हैं, प्रेस नोट्स आते हैं और इंटरव्यूज़ आती हैं। और यही संकेत आज ट्रंप के शब्दों के रूप में सामने आए। ये समझना ज़रूरी है कि ये खेल टेक्निक का नहीं है, ह्यूमन डिटरमिन्ड पॉलिटिक्स का है। और जब कोई विदेशी शक्ति आपके क्षेत्रीय फैसलों पर फिरने लगती है तो उसकी अपनी फ्रीडम की सीमाएं घटने लगती हैं। और ये वही स्थिति थी जिसे हम आज देख रहे हैं। अब छोटे छोटे उदाहरण देखते हैं कि किस तरह ये प्रभाव रोज़मर्रा की नीति में आता है। पहला, हथियारों की डिप्लॉयमेंट। आपके पास हथियार हैं, पर जो एक्सेस है वो नियंत्रित है। अगर इच्छा हुई तो इस्तेमाल संभव ही नहीं है। दूसरा है टेक्निकल सपोर्ट। जब स्पेयर पार्ट या सॉफ्टवेयर किसी विदेशी कंट्रोल से आता है तो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी कमज़ोर पड़ जाती है। और तीसरा, इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन। और कुछ मामलों में आप सीधे डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि कमांड चेन में बाहर के लिंक जुड़ जाते हैं। और ये सब मिलकर बनाते हैं वो वास्तविकता जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर किराएदारी। और ये चुनौती कोई नई नहीं है। यहाँ तक कि कई बार इस स्ट्रक्चर ने रीजनल सिस्टम को स्थिर भी कर दिया। पर कीमत क्या थी? आपकी फ्रीडम, योर डिसिसिव फ्रीडम। और आज जब भारत डेवलपमेंट और सेल्फ रिलायंस की राह पर है तो ऐसी पुरानी स्ट्रक्चर कभी कभी बाधा बनकर उभरती है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप संघर्ष से डरें,
बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी रणनीति बदलें। और यही हम आगे करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये स्ट्रक्चर्स, पॉलिटिकल सिग्नल्स और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के माध्यम से हर रोज़ हमारे फैसलों को प्रभावित करती है। और अब मैं कोई रूटीन सिनेरियोज का हवाला दूंगा जिसे सुनकर आपको ये समझ आ जाएगा कि ये किराएदारी कैसा असर डालती है। पहला सिनेरियो, इकोनॉमिक सैंक्शंस। कभी कभी ऐसी टेक्निक्स या पार्ट्स जो आवश्यक हैं सिस्टम की अनुमति पर निर्भर करते हैं, और यदि अनुमति रोकी जाती है तो परियोजनाएं जो हैं अटक जाती हैं। और दूसरा सिनेरियो, डिप्लोमेटिक प्रेशर। आपकी किसी हरकत के बाद दुनिया का बड़ा खिलाड़ी आपको रोकने के लिए कदम उठाता है, और अक्सर एक शांत संदेश के रूप में। तीसरा सिनेरियो, मीडिया नैरेटिव। जब मीडिया में एक सर्द गर्म बहस चलती है तो जनता पर प्रभाव पड़ता है, नीतियां प्रभावित होती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में असर होता है। और ये तीनों उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे एक बाहरी नियंत्रण भीतरी राजनीति और नीति पर असर डालता है। और सवाल ये है कि विकल्प क्या है। पहला विकल्प है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। अगर कोई चीज छुपी हुई है तो उसे पब्लिक कर दो, सार्वजनिक कर दो, जानकारी को फैलाओ। दूसरा विकल्प क्या है? टेक्निकल सेल्फ रिलायंस। जो पार्ट्स और सिस्टम हम बाहर से लेते हैं उसे अपने देश में बनाना शुरू करिए। और तीसरा विकल्प है क्षेत्रीय साझेदारी। अपने पड़ोसी देशों के साथ विश्वसनीय सहयोग बढ़ाइए जिससे भरोसा बने और बाहरी हस्तक्षेप का दायरा घटे। मैं जानता हूं कि यह उपाय आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है, और यही रास्ता जो एक स्वतंत्र और निर्णायक भारत बनाता है। और अब मैं वापस मुख्यधारा की तरफ लौटता हूँ। ये विस्तार हमें ये दिखाता है कि क्यों न्यूक्लियर किराएदारी का मतलब सिर्फ हथियारों का होना नहीं, बल्कि वो नियंत्रण है जो रोज़मर्रा के फैसलों को प्रभावित करता है। अब अगले हिस्से पर जाते हैं जो मेन है। भूकंप जो है वो 10 से 20 किलोमीटर की गहराई में आते हैं, और न्यूक्लियर टेस्ट 500 मीटर से 2 किलोमीटर की गहराई पर किए जाते हैं। CTBTO मॉनिटरिंग करता है और उसके पास 300 स्टेशन है। अब इसे समझते हैं धीरे से। अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र जो है वो हाई सिस्मिक जोन है, और यहाँ भूकंपों का आना प्राकृतिक है। धरती की प्लेटें हिलती हैं, तनाव बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन न्यूक्लियर टेस्ट वो धरती की सतह के बिल्कुल पास 500 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर की गहराई में किए जाते हैं। और यहाँ आता है असली पॉइंट, असली बिंदु। दुनिया के पास है CTBTO, कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसके पास हैं 300 से ज़्यादा मॉनिटरिंग स्टेशन। और ये स्टेशन पकड़ते हैं सिस्मिक वेव्स, इंफ्रासाउंड, अंडर वाटर साउंड और एंड टाइनी रेडियो एक्टिव पार्टिकल डिस्पर्स इन द एयर। यानी कि हल्का सा भी कोई रेडियो एक्टिव पार्ट एयर में आ जाता है, हवा में आ जाता है, तो वो इसको पकड़ लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कहीं न्यूक्लियर टेस्ट हो तो दुनिया उसे छुपा नहीं सकती, और अभी तक ऐसा कोई संकेत दर्ज नहीं किया गया। और जो शोर मच रहा है वो फियर बेस्ड नैरेटिव है, फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं है। और अब चलते हैं अगले अध्याय की तरफ, जहां शोर नहीं है बल्कि सबसे गहरी खामोशी है। जब भारत ने ब्रह्मोस का उपयोग किया तो दुनिया ने यह सोचा कि यह सिर्फ एक सैन्य प्रतिक्रिया है, लेकिन असली प्रभाव उससे गहरा था। उस स्ट्राइक ने पाकिस्तान के अमेरिकी परमाणु नेटवर्क की वास्तविक स्थिति को उजागर कर दिया। और ये बात अगर सार्वजनिक होती तो दुनिया पूछती कि अमेरिका के जो न्यूक्लियर सिस्टम पाकिस्तान में क्यों है, किसकी अनुमति से है और किस उद्देश्य से हैं, और सबसे बड़ा सवाल है कि किसके खिलाफ हैं। और यही वजह थी कि भारत को कहा गया कि रुको। और ये कोई डिप्लोमेटिक सफलता नहीं थी, ये था रणनीतिक ढाल डैमेज कंट्रोल के लिए। और अब आते हैं उस हिस्से पर जहां इतिहास लिखा जा रहा है। G2 मॉडल, दुनिया को 2 हिस्सों में बांटना। आधी दुनिया अमेरिका के प्रभाव में चली जाएगी और आधी दुनिया चीन के प्रभाव में। और भारत को तीसरा ध्रुव बनने से रोकना है, भारत को थर्ड पोल बनने से रोकना है। कैसे? भारत को लगातार उलझाकर, कभी पाकिस्तान में, कभी सीमा विवाद में, और कभी आंतरिक बहसों में, और कभी आर्थिक दबावों में, ताकि भारत के पास नेतृत्व का समय ही ना बचे।
लेकिन खेल यहाँ ख़त्म नहीं होता। भारत ये संघर्ष युद्ध से नहीं जीतेगा, भारत ये संघर्ष जीतेगा निर्माण से। जब इंजन भारत के होंगे, चिप्स भारत की होगी, संचार भारत के हाथ में होगा और मिसाइलें भारत की डिज़ाइन की हुई होंगी, रक्षा उत्पादन स्वदेशी होगा और अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है वो भीतर से मजबूत होगी, तब भारत दिशा नहीं पूछेगा, दिशा बनेगा। पोल मार्ग नहीं ढूंढता, मार्ग उसके चारों ओर बनते हैं। विकलेश हूं मैं और इतना ही कहूँगा कि ज़मीन के नीचे किया हुआ न्यूक्लियर टेस्ट पहाड़ हिला देता है, लेकिन भीतर लिया हुआ आत्मनिर्भरता का संकल्प पूरी दुनिया को बदल देता है। लेकिन जाने से पहले एक बात दिल में ज़रूर रखिए कि सच्चाई की लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती, सच्चाई की लड़ाई जागरण से जीती जाती है। और आज अगर इस बातचीत ने आपके भीतर कोई रोशनी जलाई है तो इसे अकेला मत रहने दीजिए, इसे और फैलाइए, साझा कीजिए, बात कीजिए, सोच को फैलाइए। क्योंकि राष्ट्र सरकारों से नहीं चलता, राष्ट्र चलता है जागृत नागरिकों से। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये दृष्टि, ये विचार, ये विमर्श जारी रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ शोर नहीं होता, यहाँ दृष्टि दी जाती है। तो अगली बात आने तक, अगली कहानी आने तक, अगली वीडियो आने तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।